छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह धनीराम के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी कुंती एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे राजू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से सुल्तानपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो कुंती, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है कुंती, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्से करेगा। राजू बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही आज आ जाऊंगी। ठीक है अम्मा, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगा, तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, तुम टाइम पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कुंती भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में कुंती जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर कुंती पर पड़ी और वह कुंती के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे कुंती, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक, माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। जमींदार की यह सब बातें सुनकर कुंती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहां जमींदार की पत्नी ठकुराइन आ जाती है। क्यों डांट रहे हो उसे इतनी ठंड में? वो भी इंसान है, काम करने आई है, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता? ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो यह हमारे सर पर चढ़कर नाचे लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। कुंती ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे राजू की सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर श्याम ठंड से कांपते हुए धनीराम के घर पर मजदूरी कर रहा था। धनीराम अपने खेतों का काम कराने के लिए श्याम और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे श्याम, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा। आप चिंता ना करें मालिक। श्याम के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी।
सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे राजू और कुंती के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? दिन धीरे धीरे ढलने लगा। श्याम ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन धनीराम ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, समझा? नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जी मालिक, जैसा आप कहें। श्याम ने मन ही मन धनीराम को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा कर रखा था। और इधर भी सुल्तानपुर गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग रामलाल, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, अयो, ये ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। पर दादा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग रामलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। सुल्तानपुर की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। श्याम के घर लौटने के बाद कुंती ने उसे राजू की तबीयत के बारे में बताया। मोहन ने राजू को देखा तो उसकी खांसी और ठंड से लाल पड़ा चेहरा देखकर चिंता में डूब गया। कुंती, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहां से लाऊं? धनीराम ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और धनीराम जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर कुंती ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा की, जो उसने बचा कर रखी थीं। श्याम, मैं कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी। इनसे ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन राजू को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके कुंती और श्याम ने अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। कुंती, क्या ठाकुर आइन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आम तौर पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अजी उन्होंने रसाई दी थी जो राजू को दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है कुंती।
हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। राजू अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांपते हुए खांस रहा था। कुंती उसके पास बैठी रही और श्याम को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। श्याम, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर राजू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, राजू की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है कुंती, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम राजू का ख्याल रखना। फिर श्याम आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। कुंती की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि श्याम सही सलामत लौट आए। कुंती राजू के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। राजू की तबीयत धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। राजू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और ये ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। राजू ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। कुंती ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। राजू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि कुंती की अपनी सांसें भी कांप रही थीं। इस बीच राजू की खांसी रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा। राजू, आंखें मत बंद करना बेटा। तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने खाना भी नहीं खाया। तेरे पापा आते ही आग जलाएंगे। लेकिन राजू अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। कुंती उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुका था। राजू, उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। कुंती ने राजू को जोर से सीने से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे सुल्तानपुर के सन्नाटे को चीर रही थीं। थोड़ी देर बाद जैसे ही श्याम घर पर आया, वह देखा कि कुंती बिलख बिलख कर रो रही है। फिर उसने कुंती से पूछा, कुंती, ये क्या हुआ? और राजू की आंखें क्यों बंद है? राजू को क्या हुआ? श्याम, हमारा बेटा, ठंड ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यह ठंड सुल्तानपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी, और यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बन चुकी थी। राजू की मौत के बाद कुंती और श्याम के जीवन में एक सन्नाटा छा गया। वह छोटा सा घर, जो कभी उनके बेटे की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा था। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था और उनके दिलों में बेटे को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। कुंती ने खाना बनाना बंद कर दिया। श्याम ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते, राजू की यादों में डूबे हुए। कुंती अक्सर अपने बेटे के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों पति पत्नी राजू के मरने का शोक मना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन कुंती अपने पति श्याम से कहती है, श्याम, अगर मैं उस दिन उसे रजाई में और अच्छे से लपेट पाती तो शायद हमारा राजू आज हमारे साथ होता। भगवान ने हमारे बेटे को हमसे क्यों छीना? कुंती, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर लकड़ियां ला पाता तो राजू को बचा सकता था। मैंने अपने बेटे को बचाने में असफल रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था।
उनके पास लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और घर के कोने में रखा सारा सामान ठंड से बर्फ जैसा जम गया था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। कुंती ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था और श्याम भी पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, श्याम ने कुंती की ओर देखा। वह चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, जैसे अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी हो। कुंती, शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारा बेटा हमें पुकार रहा होगा। हाँ श्याम, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। ठंड ने सब छीन लिया। मुझे भी राजू के पास जाना है। मुझे और सहन नहीं होता। वह दोनों ऐसा कहकर अलाव के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने श्याम और कुंती को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। सुल्तानपुर के गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। गांव के लोग श्याम, कुंती और राजू को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने लगे, मानो उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हों। यह ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। सुल्तानपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। सुल्तानपुर के लोग श्याम, कुंती और राजू की कहानी को कभी नहीं भूल पाए। उनका घर, जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। अब सभी ने ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी।